Hi, welcome to the Careers Unfiltered podcast with Mentoria. You may know your dream job, you may know your dream career, but do you know what goes on behind the scenes in your chosen career path? Have you been able to separate the glamour from the reality in your career? Do you know the good, the bad, and the ugly in your career? Most people walk into their careers without having any idea in terms of what really happens in that career, how to crack success, how to get the right job, how to grow in the career. Don't be those people. Get the ins and outs of your career path through some of the best subject matter experts and industry professionals that Mentoria will bring to you on the Careers Unfiltered podcast. रेगुलर जॉब नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप रोज एक गाना लिख रहे हैं। मतलब हो सकता है कुछ लिरिसिस्ट के साथ ऐसा हो। आई एम अ पोएट, लिरिसिस्ट, स्क्रिप्ट राइटर। सो आई स्टार्टेड माय जर्नी एज अ पोएट। तब तो खैर सो पोएट्री, एज यू नो, अगर हम एज अ पोएट स्टार्ट करते हैं उसमें स्टार्टिंग में एज सच कोई रेम्यूनरेशन जैसी चीज नहीं होती। फिर तो तब तो हम अपनी खुशी के लिए लिखते हैं। सो सो आई ऑल्सो स्टार्टेड माई जर्नी लाइक दैट। सो मैं लिखता था और लोकल न्यूज़पेपर्स में पब्लिश के लिए वो पोएट्री देता था। तो उस वक्त अगर लोकल न्यूज़पेपर में पोएट्री आ गई तो वो एक बहुत बड़ी बात होती थी, बहुत बहुत खुशी की बात होती थी। और वो सो सो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड माय जर्नी। जब मैं गाने सुनता था तो कहीं ना कहीं लगता था कि अच्छा, ये गाने जो गाए जाते हैं इसे कोई लिखता भी होगा। तो मुझे बड़ा वो इंटरेस्टिंग और बड़ा फैसिनेटिंग काम लगता था कि हाँ भाई, ये गाने लिखना बड़ा बड़ा कमाल का काम है ये। तो मैं ये कर सकता हूँ और मैं ये करना चाहूंगा। तो उस वक्त ही मुझे ऐसा लगा था। फिर पोइट्री से इंट्रोडक्शन हुआ। मुझे लगता है वही 12-13 साल की उम्र में मैंने गालिब को पढ़ लिया था। गानों का सिलसिला तो खैर उससे भी पहले से, शायद 9-10 साल से, वो 9-10 साल की उम्र में चल रहा था। उसके बाद 12-13 साल की उम्र में फिर मैंने गालिब को पढ़ा। उसके बाद वो मेरे लिए एक अलग ही दुनिया खुल गई मेरे लिए। कि पोएट्री में और जो उसकी जो डेप्थ है, गालिब ऑब्वियसली ही इज अ लेजेंड शायर। और उनकी पोएट्री की जो डेप्थ है वो पढ़ के एक पूरा ही नया, एक नई दुनिया मेरे लिए खुल गई। सो जहाँ तक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात है, मुझे लगता है कि लिरिसिस्ट बनने के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता। अगर कोई कभी भी स्कूल नहीं गया हो फिर भी अपने दम पे वो लैंग्वेजेस वो सीखना चाहता है, वो पोएट बनना चाहता है, लिरिसिस्ट बनना चाहता है, और वो पढ़ पढ़ के वो सीखता है, तो वो भी वो कर सकता है। आइडियल तो यही है कि पूरी कहानी मिल जाए। पूरी एक कम से कम अगर पूरी पूरी स्क्रिप्ट ना भी मिले, पर कम से कम एक सिनॉप्सिस तो पता चल जाए, एक स्टार्ट टू एंड कहानी में हो क्या रहा है, एक पूरा वो हमें समझ में आ जाए। तो ऑब्वियसली हमें उस वर्ल्ड को पता करने में, मतलब उस वर्ल्ड में हो क्या रहा है, वहाँ उस वर्ल्ड के कैरेक्टर्स कैसे हैं, वहाँ के सिचुएशंस क्या है, वहाँ के स्ट्रगल्स क्या है, वो अगर हमें पता हो तो ऑब्वियसली वो जानने में, लिखने में हमें ज्यादा मदद मिलती है। बट कई बार आइडियल सिचुएशन नहीं होती है। कई बार ऐसा भी होता है कि मे बी एक एक फिल्म में 4-5 लिरिसिस्ट है कई बार। हाँ, अगर सोलो लिरिसिस्ट मैं अकेला हूँ तो ऑब्वियसली वो पूरी कहानी, ज्यादातर वक्त तो ऐसा ही हुआ है कि पूरी कहानी मुझे दी गई है और वैसी चीजें हुई है। बट कई बार ऐसा होता है कि 4-5 लिरिसिस्ट है, या मैं बहुत लास्ट मोमेंट पे उस प्रोजेक्ट में एंटर हो रहा हूँ और शायद एक ही गाने की सिचुएशन बाकी है जिसपे मुझे लिखना है। तो कई बार ऐसा होता है कि हाँ भाई, ये सिचुएशन है, मुझे सिचुएशन दे दी जाती है। पूरी पूरी कहानी, हालांकि मे बी उस वक्त टाइम टाइम क्रंच भी हो, वक्त भी नहीं है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि बिल्कुल ही आज सिचुएशन दी गई तो कल तक मुझे देना है, क्योंकि बिल्कुल ही टाइम नहीं है। और वो
शायद फिल्म एडिट पे जाने वाली है, और एडिट चल रही है फिल्म की, और उस वक्त में बैकग्राउंड गाने की ऐसे रिक्वायरमेंट, अचानक से सिचुएशन ऐसी निकल आई है, तो तब तब उतना वक्त नहीं होता है कि पूरी कहानी बताई जाए या पूरा सारे कैरेक्टर समझाए जाए। तब इतना ही रहता है कि हाँ भाई ये सिचुएशन है, और इस सिचुएशन में ऐसा ऐसा हो रहा है, ये दो कैरेक्टर्स है, और ये मे बी ये बता दिया जाता है, हाँ ये अर्बन कैरेक्टर्स हैं या फिर रूरल हैं या वैसी वैसी चीजें। तो बट हाँ, एक बेसिक उतनी जानकारी होनी तो जरूरी है, उतना तो पता होना ही चाहिए कि कैरेक्टर्स क्या है और सिचुएशन क्या है, उतना तो होना ही चाहिए। कई बार क्या होता है, ट्यून हमें दे दी जाती है, कई बार हमें ट्यून के ऊपर लिखना होता है, और कई बार बता दिया जाता है कि आप पहले लिखो, बाद में हम इसकी ट्यून बनाएंगे। तो दोनों तरह से काम होता है कि लैंग्वेजेस की जानकारी होनी चाहिए, कल्चर की जानकारी होनी चाहिए, वो बहुत जरूरी है। आप जिस भाषा में लिख रहे हैं, जिस सराउंडिंग के लिए लिख रहे हैं, जिस सिचुएशन के लिए लिख रहे हैं, जैसे लोगों के लिए लिख रहे हैं, जैसे कैरेक्टर्स के लिए लिख रहे हैं, किस कैरेक्टर के लिए लिख रहे हैं आप, अगर फिल्म में कोई कैरेक्टर है तो वो कैसा है, उस वो आपको समझ में आना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई एक गांव का कैरेक्टर है और आपने गाने में कोई ऐसा इंग्लिश वर्ड डाल दिया जो कि गांव का कैरेक्टर में भी कभी बोल ही नहीं सकता, तो वो लोगों को वो खटकेगा, बोलेगा कि ये तो गांव का कैरेक्टर है, इसने तो कभी ऐसा शब्द, अगर गांव का कैरेक्टर ब्रो बोल रहा है, तो गांव का कैरेक्टर ब्रो कैसे बोलेगा, जो जिस गांव में भी अभी बिजली भी नहीं पहुंची है या 5 साल पहले बिजली पहुंची है, वो ब्रो अगर ब्रो कह रहा है, तो वो बड़ा अटपटा लगेगा। तो हमें वो सारी चीजें, वो कॉमन सेंस ज्यादा जरूरी है यहाँ पर, बजाय कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो कॉमन सेंस एंड ऑब्वियसली लैंग्वेज की जानकारी होनी ही चाहिए, उसके बिना तो आप सिर्फ लिरिसिस्ट की बात मैं नहीं करूंगा, आप कोई भी लिटरेरी फॉर्म ले लीजिए, कोई भी लिटरेरी फॉर्म लेकर आप आगे बढ़ना चाहें, उस पर आप करियर बनाना चाहें, या आप शौकिया भी लिखना चाहें, तो भी लैंग्वेज की जानकारी होनी इज अ मस्ट। और उसके अलावा जो जो चीजें मैंने कही, चाहे वो कैरेक्टर हो, चाहे वो सराउंडिंग हो, और वो सारी चीजें जरूरी है। बिना उसके मुझे काफी मुश्किल लगता है। जैसे अगर एक कोई एक्टर है जो कि थिएटर बैकग्राउंड से है और एक थिएटर बैकग्राउंड से नहीं है, तो उसके एक्टिंग में वो साफ वो झलक जाता है कि हाँ ये थिएटर बैकग्राउंड से है, क्योंकि उसका बेस उतना मजबूत हो चुका होता है। सेम मुझे लगता है कि अगर आप लिरिसिस्ट हैं और पोएट्री का बैकग्राउंड आपका है, तो कहीं ना कहीं आपकी बेस मजबूत हो जाती है। जबकि अगर बिना पोएट्री के बैकग्राउंड से आप आते हैं, तो आपको चीजों को समझने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, जो टेक्निकलिटीज है, जो मीटर है। तो पोएट्री में जैसे अगर मैं गजल लिख रहा हूँ, तो उसके पर्टिकुलर मीटर्स होते हैं। तो वैसे वो जब मैं एज अ लिरिसिस्ट, जब मैं एक गाने को अप्रोच करता हूँ, तब उन उन मीटर्स को मैं ध्यान में रख के चीजों को लिख सकता हूँ। तो जब मुझे पहले मतलब जैसे मैंने कहा कि पहले एक अप्रोच होता है कि म्यूजिक के ट्यून के ऊपर लिखा जाए, एक अप्रोच होता है कि पहले लिखा जाए, उस पर ट्यून बनाई जाए। तो अगर आपको ट्यून के ऊपर लिखने को मिल रहा है, फिर तो ठीक है, फिर तो आप ट्यून पर लिख दें। लेकिन अगर आपको कहा जाए कि आप पहले लिखिए, हम उस पर ट्यून बना देंगे, फिर अगर आपको उस मीटर की जानकारी है, तब वो आप काफी आसानी से वो चीजों को लिख सकते हैं, और जो म्यूजिक डायरेक्टर है उसको भी ट्यून बनाने में आसानी होगी, क्योंकि वो चीजें एक मीटर में लिखी हुई है, तो उसको ट्यून बनाने में दिक्कत नहीं होगी। अगर वो मीटर में नहीं है, फिर उसको एक हो सकता है, एक लाइन आपकी ज्यादा लंबी हो गई, एक लाइन छोटी हो गई, फिर उसको ट्यून बनाने में दिक्कत होगी। प्रॉब्लम ये होती है जो मीटर की जानकारी नहीं होने से। तो मुझे वही लगता है कि जो पोएट्री की एक बेसिक नॉलेज हो, मीटर की एक बेसिक नॉलेज हो, वो बहुत जरूरी है, अगर मैं टेक्निकल चीजों की बात करूं। जैसे मैंने भी बिल्कुल जीरो से ही शुरुआत की थी। जैसा ऐसा मैंने, हालांकि मैंने कहा भी था कि पहले आते साथ में मुझे फिल्म मिली थी, बट वो अभी तक वो बन नहीं पाई है। बट हाँ, उसके बाद फिर से बैक टू जीरो, और फिर वहां से शुरुआत करनी पड़ी। तो वही है कि कोशिश तो खुद से ही करनी पड़ती है, जितना मुझे मतलब एक ये तरीका हो सकता है कि एक डायरेक्टरी आती है फिल्म इंडिया नाम की।
फिल्म इंडिया नाम की डायरेक्टरी, अगर आप कहीं भी आप ऑनलाइन भी सर्च करेंगे आपको वो डायरेक्टरी मिल जाएगी। तो उसमें सारे जो फिल्म से रिलेटेड जो लोग हैं उनके नंबर्स और कांटेक्ट डिटेल्स वगैरह वहां पर दिए हुए होते हैं। तो मैंने भी ऐसी ही शुरुआत की थी। तो वहां से, तो वहीं से मैं, मुझे लगता था कि जिनके साथ मैं काम करना चाहूंगा तो उनके नंबर्स मैं वहां से निकालता था, अगर पॉसिबल उनके नंबर्स अगर दिए हुए रहते थे तो, और मैं फिर उन्हें कोल्ड कॉल्स करता था। सो जब आप शुरुआती लेवल में हैं तो आपको अपने जो भी है ईगो को साइड में रखना होता है। तो आप भले ही अपने शहर में आपको 100 लोग जानते हैं और बोलते हैं अरे क्या कमाल का लिखता है, पर जब आप मुंबई आ रहे हैं, आप मुंबई आने के बाद उसी तरह के लोग जिन्हें अपने शहर में 100 लोग जानते हैं, वैसे हजारों लोग मुंबई में हैं। तो आपको फिर वहाँ जीरो से ही शुरुआत करनी पड़ेगी। आपको वहाँ फिर आपको अपने ईगो को साइड में रखना ही होगा। तो मैं भी, मुझे काम मांगने में मुझे कभी भी शर्म नहीं लगी। ऐसा कभी नहीं लगा अरे मैं क्यों काम मांगू, मैं तो इतना कुछ जानता हूँ, मैं तो वो मुझे लगता है ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए। ये हमेशा आपको, आप क्योंकि आप कुछ अच्छा ही करना चाह रहे हैं, आप कुछ बुरा तो कर नहीं रहे हैं। तो वही मैं कोल्ड कॉल्स करना शुरू किया मैंने। फिर वहाँ कहीं ना कहीं से मुझे किसी ने मुझे कहा कि हाँ भाई ठीक है, चलो करते हैं कुछ। तो फिर वैसे ही शुरुआत वैसे ही हुई थी। और फिर उसके बाद एक एक बार काम मिलने के बाद उसके बाद थोड़ी राह आसान हो जाती है, क्योंकि उसके बाद मे बी एक काम में सिर्फ एक आदमी नहीं होता है, उसमें पूरी टीम होती है। तो वो जो पूरी टीम होती है, वो लोग भी कहीं अलग अलग काम कर रहे होते हैं। तो मे बी वो कहीं अलग दूसरी जगह पे काम करे तो वो आपको रेफर कर दे कि हाँ भाई वहां मैंने काम किया था, वहां फलाने बंदे ने गाना लिखा था, तो वो अच्छा लिखता है, आप उसे क्यों नहीं ट्राई करते। तो फिर वहां से मे बी वहां कनेक्शन बन जाए। फिर फिर कोई दूसरा बंदा है, वो दूसरी जगह गया, सेम। तो वैसे ही फिर नेटवर्क आपका बड़ा होते रहता है। बट हाँ, वो पहला जो आइस ब्रेक है वो बहुत क्रूशल है। तो वो करने में मुझे 2 साल लगे। मैं, जैसे मैंने कहा कि 2013 में मैं गया और 2015 में मेरा पहला गाना रिलीज हुआ। तो वो वो वक्त लगा था मुझे, 2 साल का वक्त लगा था। वो अब वो ज्यादा भी हो सकता, मतलब वो पर्सन टू पर्सन डिफर कर सकता है कि वो आपको कितना लगेगा। मे बी वो ज्यादा भी लग सकता है, कम भी।